हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे ये इल्म है कि ये आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें ये चैप्टर 8 कट कर दिया उन्होंने। लेकिन क्योंकि ये वीडियोस एक दफ़ा बना दी जाएँ तो बाद में आगे तक फ्यूचर के लिए यूज़ होती हैं और एक सीक्वेंशली चल रहा है हमारा सिस्टम। तो इस वजह से मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ चैप्टर 8। और मुझे नहीं समझ आई कि ये इतना छोटा सा चैप्टर इन्होंने क्यों कट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकली है, लॉजिक वाला चैप्टर है भी थोड़ा सिंपल सा अगर आपको समझ आ जाए तो। इसकी एक ही एक्सरसाइज है और इन्होंने जो आपकी मेन एक्सरसाइज होती है और एक रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसको इन्होंने मर्ज कर दिया है और एक ही एक्सरसाइज है। तभी इसका जो पहला क्वेश्चन है वही आपका एमसीक्यूज है, जो कि अमूमन आपको रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मिलता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। अब पहली पहली जो चीज़ है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि इंडक्टिव रीजनिंग होती क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रेट है, उसके अंदर ढेर सारे फ्रूट्स पड़े हैं। अब आपको नहीं पता कि उसके अंदर फ्रूट्स कौन से हैं, तो आप क्या करते हैं उसमें से एक फ्रूट निकालते हैं। वो फॉर एग्जांपल वो निकल आता है एप्पल। फिर आप दोबारा हाथ डालते हैं और दोबारा एक और फ्रूट निकालते हैं, वो दोबारा से फिर एक और एप्पल निकल आता है। फिर आप तीसरी दफ़ा हाथ डालते हैं और निकालते हैं एप्पल को, तो वो भी फिर एप्पल है। तो ये 3 दफ़ा आपने ये जो प्रोसेस किया, प्रोसीजर किया है, रिपीटेड आपने एक ट्रायल सा किया है। उससे आपके पास क्या आ रहा है, एक कंक्लूजन आ रहा है। आप उसी चीज़ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि आपने पहली दफ़ा निकाला, फिर एप्पल आया, दूसरी दफ़ा भी एप्पल, तीसरी दफ़ा भी एप्पल। तो उससे आप एक जनरल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। वो ये निकालते हैं कि ऑल फ्रूट्स इन द क्रेट आर एप्पल्स। कि फ्रूट के जो बास्केट है या फिर आपका क्रेट है उसके अंदर सिर्फ एप्पल्स ही हैं। ये आप एक जनरल कंक्लूजन निकाल रहे हैं स्पेसिफिक चीज़ के लिए। स्पेसिफिक चीज़ क्या थी कि आपने उसके अंदर से फ्रूट निकालना स्टार्ट किए थे एक एक करके, 3 4 दफ़ा, जितनी मर्जी दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट करें। तो आपने वो किया और उससे आपके पास क्या आ गया, एक जर्नल आपने कह दिया कि यही होगा। जिस तरह अमूमन आप एज अ टीचर जो होता है, आपने अमूमन सुना होगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपने टीचर से ये सुना होगा, कहते हैं कि बच्चे आजकल के बहुत बदतमीज़ हैं। तो वो एक जर्नल कंक्लूजन है। हो सकता है कि उन्होंने 2 3 बच्चों को ही देखा हो अपनी ज़िंदगी में, उन्हीं से उनका पाला पड़ा हो। तो वो अगर वो 2 3 बच्चे जो जिनका उनसे आमना सामना हुआ है वो अगर बदतमीज़ हैं, तो वो उसी के ऊपर एक जर्नल कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि सारे ही बच्चे ऐसे हैं। तो ये आपका जो रीजनिंग होती है ये आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है। या अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 3 बच्चों से पाला पड़ा है, आपने सामना किया और वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो लोग जिनका उन इंटेलिजेंट लोगों से, बच्चों से लिंक था, तो वो ये कहेंगे, वो ये रीजनिंग ले दे उसको जर्नलाइज करेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो इस तरह ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक आपके घर के इर्द गिर्द जो भी आप जहाँ जाते हैं उस जगह पे, वहाँ से लेके आप ओवरऑल ग्लोबली इसको कह देते हैं कि सारे, बाद में। तो ये एक रिपीटेड होता है आपके पास कि आप बार बार देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इस वजह से ये आपके पास होता है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। वो जितनी दफ़ा रिपीट होगा उतना ज़्यादा आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है आपके जहन में। आपने एक को देखा, आप शायद कहेंगे शायद मैं गलत हो सकता हूँ कि सारे ऐसे नहीं होते। फिर 2 आपने देखे, फिर आपकी रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि ये मेरी जर्नल स्टेटमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह 3 या 4 और उससे ज़्यादा आप चलते हैं तो उतना ज़्यादा आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये दूसरी रीजनिंग है। उसमें हम क्या कर रहे थे इंडक्टिव में कि आप एक स्पेसिफिक से जर्नलाइज कर रहे थे, इसमें आप जर्नल से स्पेसिफिक चीज़ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम डिडक्टिव में जा रहे हैं।
डिडक्टिव मतलब होता है डिड्यूस करना, वो इंड्यूस करना होता है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं कि हमारे स्कूल के सारे बच्चे हॉकी खेलते हैं, ठीक है। और साथ में आप एक और बात करते हैं कि जो अहमद है इज़ माई क्लास फेलो, ठीक है। अब ये दो बातें हैं, दोनों ही जर्नल्स ही हैं कि एक सारे बच्चे, सारे ही स्टूडेंट्स, सारे ही सारे यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर वो हॉकी खेलते हैं, और अहमद मेरा क्लास फेलो यानी कि वो भी स्कूल का ही बच्चा होगा। फिर इससे आप स्पेसिफिक चले जाएंगे, तो आप इस इन दो चीज़ों से एक चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं, वो ये है कि अहमद भी हॉकी खेलता है। क्योंकि सारे खेलते हैं और अहमद भी उसी स्कूल में पढ़ता है क्योंकि क्लास फेलो है, इस वजह से वो भी हॉकी खेलता होगा। तो आपने एक जर्नल चीज़ से आप स्पेसिफिक चीज़ की तरफ आ गए हैं कि जो कि सिर्फ एक अहमद के इर्द गिर्द रिलेट करती थी। तो इसमें आप एक जर्नल डिस्कशन से ट्रिम डाउन होके एक सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ ले आते हैं बात को। इस तरह आप इसमें एक और एग्जांपल जल्दी से मैं आपको एक और दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरी क्लास के सारे लड़के झूठ बोलते हैं, और फिर आप कह दें कि अहमद भी मेरी क्लास में पढ़ता है, तो आप उससे ये कह सकते हैं, इन दो चीज़ों से आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि अहमद भी झूठ बोलता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप इसको आप इसमें कैसे लेके जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग sentences डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग, जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लिमिटेड हैं, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर एक्यूरेट, क्योंकि इसमें रिपीटेड नहीं है कोई, रिपीटेड उसमें होता है इंडक्टिव में, क्योंकि उसमें आप बार बार ट्राई कर रहे होते हैं। इसमें एक चीज़ कंफर्म है, ये देखें, स्टूडेंट्स इन आर स्कूल प्ले हॉकी, ये उसने बता दिया, एक फैक्ट हो गया आपका, बात ख़त्म हो गई। इसमें कोई भी ये चीज़ नहीं है कि इस चीज़ को कोई आर्ग्यू कर सके कि ये सही है नहीं है, नहीं, ये एक फैक्ट हो गया आपका। तो इस वजह से इसमें आप इसको दोबारा नहीं कह सकते कि क्योंकि अब उस स्कूल की बात हो गई, अब ये तो नहीं कि आप किसी दूसरे स्कूल की अब बात करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उसका लेना देना है ही। तो इसके अंदर आपकी जो ऑप्शन बनती है वो आपको समझ आ ही गई होगी कि डी ऑप्शन है, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नॉन फैक्ट्स। तो दो फैक्ट्स थे, उससे आपने एक कंक्लूजन निकाल दिया। थर्ड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसको बारी बारी देखते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है जिनको आप काउंट कर सकें। अब इंटीजर्स का जो सेट होता है वो फाइनाइट नहीं होता। अब आपने ये बताना कि इसमें से कौन सी बात सही है, चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कौन सी सही है। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है वो फाइनाइट नहीं होता। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, ज़ीरो, इस साइड पे +1 सारे जा रहे हैं, इस साइड पे -1, नेगेटिव नंबर्स वगैरह सारे जा रहे हैं, या इसको आप जर्नलाइज्ड फॉर्म में इस तरह लिख देते हो। तो इस सेट को जिसको आप z से डिनोट करते होते हैं, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसने लिखा हुआ फाइनाइट है, यानी कि ये बात गलत है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती। तो ये तो ऑप्शन ना हो। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये भी हमें पता है कि ये गलत है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में हमेशा आपके पास, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार साइड्स वाली कोई भी फिगर। और ये हमारे पास बेसिकली एक थ्योरम होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हैज़ टू बी सम समड अप होके वो हमेशा 360 डिग्री बनाते हैं।
जिस तरह आपको ट्राइंगल का याद होगा कि ट्राइंगल में अगर आप इंटीरियर एंगल्स का सम करें तो वो आपके पास 180 डिग्री होता है, तो क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। तो ये सेकंड बी पॉइंट भी गलत होगी। उसके बाद डी वाले को देखते हैं, सी को एक दफ़ा स्किप कर लेते हैं, डी वाले को देखते हैं। उन्होंने कहा है कि ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल डिफरेंट होते हैं जिसके अंदर आपके पास दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें ये वाली। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो ये आपस में बराबर तो नहीं है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, और एक आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें सिर्फ दो साइड्स इक्वल। तो ये बात ही गलत है कि ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ए बी और डी तो गए, तो आंसर आपका सी बचा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सी क्यों है। अब कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ ये देखने आए होंगे कि मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इसको अगर आपने समझा नहीं है, क्योंकि आंसर्स तो इसके बुक के पीछे भी हैं। तो सॉल्व करना, अगर मैं मार्क कर दूंगा कि ये है आंसर, इसके बाद फिर कंजक्शन लिखा हुआ है, अगर मैं सिर्फ इस तरह मार्क करता जाऊंगा तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका ये वाला बनता है, इसका ये वाला बनता है, और इसको ये वाला। तो वो कोई अहम चीज़ नहीं है कि मैं मार्क कर रहा हूँ। मेरा काम है इसको समझाना कि इसमें हो क्या रहा है। तो अब 22/7 कह रहे हैं कि बिलोंग नहीं करता क्यू नॉट से। इसको समझते हैं। अब सबसे पहले क्यू नॉट क्या होता है। एक होता है क्यू सेट, इसको हम रैशनल नंबर्स का कहते हैं। रैशनल नंबर्स आपको याद है वो कौन से होते हैं, जिसको आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। बिलोंग लिखा हुआ, अच्छा ठीक है, डज नॉट बिलोंग लिखा हुआ। तो 22/7 अगर क्यू नॉट से बिलोंग नहीं करता। क्यू नॉट बेसिकली होता है इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स आपको याद होगा, √2, √3, √5, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, तो ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो क्यू नॉट, वो कह रहा है कि क्यू नो ये वाला जो नंबर है वो क्यू नॉट से बिलोंग नहीं करता, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं है। अगर ये इरेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, रैशनल नंबर। वो ये इनके कहने का मतलब ये है कि ये वाला नंबर रैशनल नंबर। तो देख सकते हैं 22/7 पी ओवर क्यू फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या इससे हमने नतीजा निकाला कि ये आपके पास वाकई में ही रैशनल नंबर है, यानी कि जो उन्होंने बात कही थी वो सही है कि 22/7 इरेशनल नंबर नहीं है। और इरेशनल नंबर नहीं है इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि अमूमन आप सेट्स में दो तरफ जाते हैं। जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उसमें दो तरफ आप जाते होते हैं, या तो आप क्यू की साइड पे जाते हैं या क्यू नॉट होते हैं। आपके जितने रियल नंबर्स हैं वो या तो रैशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर होंगे। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है जो कि इन्होंने कहा हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है वो रैशनल नंबर। तो उनके कहने का मतलब है कि 22/7 रैशनल नंबर है, और वो हमने देख सकते हैं कि वो वाकई ही रैशनल नंबर है। इसको अगर आप डिवाइड करके देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं। मैं इसको जल्दी से आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि वाकई ये रैशनल नंबर है। 321, 1.01730, 4, 2820। उसके बाद फिर आपके पास 3, 1470, 6 आना, 60। यहाँ आपके पास हो जाएगा 856, 40। उसके बाद आप 5 से कर लें 35, 50, 7 से कर लें 49, और 10। यहाँ तक आप देखें कि 10 आ गया, ये दोबारा से ये आ गया, और उसके बाद दोबारा से यही पैटर्न रिपीट होगा। यानी कि इसके बाद दोबारा यही आएगा 142857, 142857, ये आपके पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो यही चीज़ होती है जिसके अंदर आपके पास नंबर रिपीट होना स्टार्ट होते होते हैं, वो आपके पास क्या होता है, वो रैशनल नंबर ही होता है। इस वजह से यही आंसर। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट टू रिप्रेजेंट द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट द स्टव इज बर्निंग। अब नेगेशन का मतलब क्या होता है, उसका ऑपोजिट बताना, उसको नेगेट करना, नॉट वाली बात करना। अब जो बी सी और डी पार्ट है, इसमें इन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया हुआ कि एक बर्न हो रहा है, ठीक है, जल रहा है, तो जल रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि नहीं जल रहा। सिंपल सी बात। अब इन्होंने लिखा हुआ है स्टव डिम है, इसका क्या लेना देना। द स्टव इज टर्न टू लो हीट, इसको फिर कम किया हुआ है, लेकिन वो भी कोई लेना देना नहीं, यानी कि एक जल रहा है और नहीं जल रहा, इसमें यही बात है कि नेगेट कर रहे हैं, तो उसका आंसर यही बनता है, द स्टव इज नॉट बर्न। जिसको हम अमूमन जो इंग्लिश में आप पढ़ते होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ नॉट वॉकिंग, तो ये होता है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट आ गया, द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन। अब कंजंक्शन यानी कि आप उसको एंड के साथ लिख सकें। कंजंक्शन का मतलब होता है एंड, इसका ऑपरेटर इस तरह होता है, ये वाला। फॉर एग्जांपल पी एक स्टेटमेंट है, मैं आपको लिख रहा हूँ कि टू इज इवन, फिर मैं एक क्यू एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, टू इज प्राइम, यानी कि इन नंबर्स की बात हो रही है कि टू इज़ अ इवन नंबर और टू इज़ अ प्राइम नंबर। अगर मैं इन दोनों को यानी कि कंजंक्शन इनका लेना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, पी एंड क्यू, इसको एंड पढ़ते हैं, एंड ऑपरेटर होता है ये। तो इसको मैं फिर एक साथ लिखूँगा कि टू इज़ इवन एंड टू इज़ प्राइम। ये बेसिकली एंड ही हो गया, एंड ऑपरेटर। तो अब इन दो डिफरेंट सेंटेंसेस को, दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को मैंने उनका कंजंक्शन लेके एक साथ लिख दिया। अब क्योंकि ये दोनों, अब टू इज़ इवन है ट्रू स्टेटमेंट, क्या टू प्राइम नंबर है, ट्रू स्टेटमेंट, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है, ये पूरी एक जो लाइन मैंने लिखी है ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि पी एंड क्यू कब ट्रू होते हैं, जब दोनों ट्रू होना इसके लिए ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह पे चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ टू इज़ ऑड, तो आप कहेंगे टू ऑड नहीं होता, तो ये वाली आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब क्योंकि आप इस जगह पे ऑड लिख रहे हैं ओवरऑल स्टेटमेंट में, टू इज़ इवन एंड टू इज़ ऑड, ठीक है, तो इस वजह से आपकी ये ओवरऑल स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। आप इसमें पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि कौन सा है, क्योंकि अब ये एक फुल स्टेटमेंट है, आपने उसको एक तरह से कंजंक्शन कर दिया उसका, तो इस वजह से आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ही कहेंगे कि ये पूरी फॉल्स है। तो एक ट्रू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ट्रू होना ज़रूरी, दोनों फॉल्स होंगे वो तो फॉल्स है ही। तो इसका एक ट्रुथ ट्रुथ टेबल होता है, वो इस तरह बनता होता है। अगर आपके पास पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तब भी फॉल्स ही होगा, आपने ये देख ही लिया। फिर पहली फॉल्स कर लें, दूसरी ट्रू कर दें, तब भी फॉल्स होगा, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो आखिरी स्टेटमेंट भी फॉल्स ही रहेगी। तो ये उसका जनरल सा ट्रुथ टेबल होता है। सबसे पहले इसको कंडीशनल को समझ लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा। कंडीशनल का मतलब होता है सेंटेंसेस ये वो होते हैं जो इफ़ एंड एल्स से आते हैं, इफ़ देन, यानी कि अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो वाले होते हैं उर्दू में।
अब इसमें मैंने मुख्तलिफ कंडीशंस लिखी हैं। सबसे पहले इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका पहला पार्ट होता है और एक आपके पास सेकंड पार्ट होता है जब इन कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, एक इफ़ वाला और एक देन वाला। इफ़ वाला जो आपका होता है वो मैंने यहाँ लिखा है एंटीसीडेंट होता है, और सेकंड पार्ट आपका कॉन्सिक्वेंट होता है। तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, तो दो दो पार्ट्स होते हैं, आपने दोनों पार्ट्स को अलग अलग एनालाइज करना होता है। तो इसमें आप देखें पहला पार्ट जो लिखा हुआ है ना इस स्टेटमेंट में, ग्रीन ब्लड, ग्रीन ब्लड नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। तो इधर भी लिखा हुआ ग्रीन ब्लड, फॉल्स हो गया। फिर यानी कि मैं इसको इन्हीं को ना मैं यहाँ पी और क्यू में लिख रहा हूँ, पी है और सेकंड पी क्यू। और फिर आपने देखना है कि इनका कंडीशनल क्या बनता है, पी कंडीशनल। अब इसमें पहली जो स्टेटमेंट फॉल्स है, पहली पूरे, सेकंड कंडीशन क्या है, यू विल डाई। तो ये तो हमें पता है कि स्टेटमेंट सही है कि यू विल डाई। तो ओवरऑल जो स्टेटमेंट है वो सही बनती है, अगरचे कि आपकी पहली चीज़ गलत है। इफ़ यू आर ग्रीन ब्लड देन यू विल डाई। तो ये वाली इसके सही होने की वजह से, इसके ट्रू होने की वजह से आपकी ओवरऑल जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है, क्योंकि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये बेसिकली डिपेंड करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, ज़्यादा फोकस होता है उनका। तो अगर आपका सेकंड पार्ट फॉल्स है तब जाके ये फॉल्स होता है। अब इसमें देख लें, इफ़ यू हैव रेड ब्लड, तो रेड ब्लड होना सही बात है, यू विल डाई ये भी सही बात है, तब भी ट्रू है दोनों। ओवरऑल ओवरऑल स्टेटमेंट सही है। मसला तब आता है जब आप सेकंड जो आपकी कॉन्सिक्वेंट होता है, सेकंड पार्ट होता है, स्टेटमेंट होता है, वो गलत होता है। देन यू विल लिव फॉर एवर, फॉर एवर कोई नहीं रहता, तो ये फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। तो जिसकी वजह से अगर आपका कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है तो फिर आपका कंडीशनल फॉल्स हो जाएगा। ग्रीन ब्लड ये फॉल्स है, इधर रेड ब्लड है ये ट्रू है। तो इस तरह आप इसके कंडीशनल को सेट करते हैं। तो इसमें मेन चीज़ जो आपको पता चली है, ये आपका एंटीसीडेंट, ये कंसिक्वेंट था। तो इसमें आपको ये पता चला है कि अगर आपका कंसिक्वेंट फॉल्स हो रहा है तब जाके आपकी कंडीशनल फॉल्स होती है। तो इसमें आपके पास ये डी ऑप्शन बनती है, कंसिक्वेंट इज फॉल्स ओनली, तब जाके आपकी जो कंडीशनल है वो फॉल्स कंसिडर होती है। इफ़ यू हैव ग्रीन ब्लड देन यू विल डाई, ठीक है, ये ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। इफ़ यू हैव रेड ब्लड देन यू विल डाई, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है ओवरऑल कंडीशनल। इफ़ यू हैव ग्रीन ब्लड देन यू विल लिव फॉर एवर। तो इस वजह से देन की वजह से इशू आ रहा है कि देन जो है वो वाला आपका गलत। अब आगे आपके पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बिल्कुल कंडीशनल की तरह का होता है, लेकिन इसमें आपने उल्ट कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं कह रहा था अभी स्टेटमेंट दी थी पिछले वाले पार्ट में, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू शैल पास, ठीक है। इसको आप कहते हैं पी से लेके क्यू तक कंडीशनल थी। अब इसको आप सबसे पहले फ्लिप करवाएं। इफ़ यू वांट टू, अब मैंने जो इनकी स्टेटमेंट थी उनको स्विच कर दी। इफ़ यू वांट टू पास देन वर्क हार्ड। अब मैंने ये क्यू और पी से फ्लिप करवाया, ठीक है। ये अभी सिर्फ इन्वर्स हुआ, इसको हम इन्वर्स कहते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है इनको नेगेट करना। नेगेट आपको स्टार्ट में बताया था नॉट नॉट का। तो नेगेट करना, इफ़ यू डोंट वांट टू पास,
देन डोंट वर्क हार्ड। तो ये आपके पास हो, तो ये आपका कंडीशनल है, जो बेसिक कंडीशनल होता है सब। ये आपके पास उसका इन्वर्स था, और ये आपके पास उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो P ओवर Q, P से Q, तो इसमें आप सिंपल क्या करते होते हैं, अब यहाँ इन्होंने जो कॉन्ट्रापॉजिटिव जिसका मांगा हुआ वो ये है कंडीशनल। तो इसमें आप क्या करेंगे, वही वाला स्टेप्स, सबसे पहले इनकी जगह चेंज कर दें, उसके बाद इनके साथ नेगेट कर दें, ये नेगेशन का साइन होता है, तो इसके हिसाब से आपका ये सी बनता है। एट्थ पार्ट है, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर। इस ये जो चीज़ है, ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें आप कोई डिटर्मिन कर ही नहीं सकते कि एवरी इंटीजर, इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ना कंप्लीट नहीं होती। तो ऐसा जो चीज़ होती है जिसके अंदर आपके पास उन्होंने इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी होती और कहा होता है कि ये आपकी स्टेटमेंट है, तो वो आपका कंजेक्चर होता है। फॉर एग्जांपल, इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि जो अली है वो लापता है, ठीक है, वो मिल नहीं रहा, और साथ में आप उसके कह दें कि उसका दोस्त बहुत अच्छा है। आप कहेंगे कि एक मिनट, अली लापता है, यानी कि उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कहेंगे कि शायद अली के बारे में आप उसको बता रहे होंगे कि उसकी क्या देखने में कैसा है, उसने क्या कपड़े पहने हैं, इस तरह का। लेकिन साथ में आप एक और चीज़ कह रहे हैं कि नहीं, उसका दोस्त बहुत अच्छा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट को कहने के लिए कि क्या सही है कि गलत है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है कंजेक्चर है। उसके बाद नाइन पार्ट है, द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं, उसके दरमियान में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ तक बात ठीक होगी, आप एग्री करते हैं। उसके बाद एक और, फॉर एग्जांपल मैथमेटिशियन है, वो कह रहा है कि नहीं, इसके दरमियान में तो एक कर्व भी ड्रॉ की जा सकती है, यानी कि इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली इसका आंसर होता है एक्सियम। अब ये एक्सियम क्या होता है कि एक बात आपकी सही है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पहलू हो सकते हैं उस बात के। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो उस बात पे रुक नहीं सकता कि हार्ड वर्किंग है, उसके अंदर कोई और खसूसियत नहीं होगी, हो सकता है कि वो ओबीडियंट भी हो। तो एक्सियम ये होता है बेसिकली कि आप एक बात कहते हैं वो ट्रू होती है, लेकिन उसके अलावा भी बातें हो सकती हैं, वो ये नहीं है कि वो बात वहीं ख़त्म हो गई है।